हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण की, निबंध की, आवेदन पत्र की, रचन अलंकार की कि इनको कैसे लिखना है, कहाँ से याद करें, कितना याद करें। तो इन सब के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं हिंदी व्याकरण की बात करूँ तो इतनी चीज़ें आपके व्याकरण में हैं, ठीक है। तो इसमें मुहावरे हैं, अपठित गद्यांश है। पहले शब्द रूप और धातु रूप थे जो कि चेंज कर दिए गए हैं इस बार के सिलेबस में। और शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, अनिकार्टी शब्द है वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शुद्ध वाक्य बनाना, ठीक है। तो अगर मैं एक एक करके बात करूँ तो पहले अगर मैं मुहावरे की बात करूँ तो मुहावरे में बेसिकली क्या है कि आपकी दो चीजें होती है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आप जो है अगर देखेंगे तो मुहावरे ज्यादातर इजी होते हैं, लोकोक्तियाँ थोड़ी सी कठिन होती है, उसका अर्थ मतलब थोड़ा निकालना मुश्किल होता है। तो आप क्या करिए कि मॉडल पेपर में जाइए और आपको मतलब 100-150 मुहावरे, 100-150 लोकोक्तियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार आप सारे रिवीजन कर लीजिए एक दो बार, और फिर एक बार फिर उसके बाद क्या करिए आप पीवाईक्यू में जाइए, पिछले 2-3 साल के देख लीजिए जो बार बार आए हों, ठीक है, जो ज़्यादातर आए हों उनके अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और इतना इनफ है मतलब, क्योंकि नॉर्मली मतलब एक दो मुहावरे ऐसे मतलब इजी आ जाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है मॉडल पेपर से, ठीक है, पूरे पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू में देख लीजिए 2-3 बार, और 2-3 साल की कौन से ज्यादा आए हैं उनके अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ मेन इसमें अर्थ याद करना है, ठीक है। आप इसका वाक्य प्रयोग याद मत कीजिए, वो आपको जो है नॉर्मली आप बना लेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ अर्थ याद करना है मुहावरे में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको अर्थ याद करना है। इसके अलावा अगर मैं अगली में बात करूँ तो अपठित गद्यांश में तो ये बहुत मतलब नॉर्मल है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके पूरे जो गद्यांश है उससे आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहो तो एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हो मॉडल पेपर से। बाकी इसमें मतलब कोई उसमें वो हार्डनेस नहीं है, और सिंपल है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शब्दों में सूक्ष्म अंतर की तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो हम अर्थ सोचते हैं, ठीक है, उससे जस्ट अपोजिट होता है। जो हम ऑप्शन लगा के आते हैं वो ऑप्शन सही नहीं होता नॉर्मली। तो इसके लिए आप क्या करिए मॉडल पेपर में जाइए, इसमें आपको 40 से 50 ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए 3 से 4 बार, ठीक है। और उतना मतलब इनफ है, उन्हीं की मतलब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, उन्हीं में से एक फंस जाएगा, ठीक है। ये होती क्या है, जैसे मतलब अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो बात और बात, तो बात मतलब होती है बातें, और बात मतलब होती है हवा। तो इस तरीके की जो ये होती है दो वर्ड, वो होते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो इसके आप मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए 3 से 4 बार, और पीवाईक्यू में देख लीजिए जो है उसकी उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आते हैं अनिकार्य शब्द। तो अनिकार्य शब्द में नॉर्मली आपको एक शब्द के दो अर्थ लिखने होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हमें एक अर्थ तो आराम से बन जाता है, ठीक है। दूसरा अर्थ हमें जो है नहीं बन पाता, नहीं, कभी कभी याद नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, मॉडल पेपर में जाइए और हर हर शब्द के आपको जैसे 5-5 6-6 अर्थ दिए होंगे उसमें, तो आपको 6-6 अर्थ नहीं याद करने, सिर्फ 2 अर्थ याद करने हैं, ठीक है। जिसमें से एक अर्थ नॉर्मल होता है, एक अर्थ बस आपको स्पेशल याद करना है। तो ये भी 30-40 है, और आप देख लीजिए पीवाईक्यू में जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें वाक्यांशों की एक शब्द की, तो ये मतलब ज्यादातर तो इजी होते हैं, क्योंकि ठीक है हिंदी में ये मतलब इजी होते हैं। जो हम जैसे जो विश्वास करने योग्य हो तो विश्वसनीय, तो अगर आप जो वर्ड सेंटेंस उसी से वो वर्ड बन जाता है एक वर्ड, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो प्रैक्टिस कर लीजिए मॉडल पेपर से, पीवाईक्यू से। इसका शुद्ध वाक्य बनाना ये भी बहुत इजी है। इसमें मतलब नॉर्मली जैसे करता है तो किसी में बहुवचन यूज होना है कि एक वचन यूज होना है, ठीक है, कौन सा टेंस में है, ठीक है, जैसे हो रहा है कि हो रही है। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, बहुवचन एक वचन, यही सब होती हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक दो बार आप चाहे तो जो पिछले पीवाईक्यू में जो आए हैं 7 सेटों में अशुद्धि वाले वाक्य, उनको शुद्ध करके बना लीजिए, ठीक है। बाकी इतनी मतलब ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल अगर पूरी इसके लिए मैं बोलूँ तो आपको मॉडल पेपर में 2 से 3 बार पढ़ लेना है, ठीक है, पीवाईक्यू में लगा लेने, प्रैक्टिस कर लेने, उतने इनफ है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मुहावरे हुए, और एक मुहावरा हुआ, और एक शब्दों में सूक्ष्म अंतर हुआ, और एक आपका अनिकार्य शब्द हुआ, ठीक है। इन तीन को थोड़ा सा मतलब ज्यादा फोकस देना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रक्षण अलंकार की, तो वो कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं एक एक करके बात करूँ रस की, तो ये आपके 2 नंबर के होते हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। रस में आपके अगर सिलेबस में देखेंगे करुण रस है,
वीर रस है, शांत रस है, हास्य रस है और श्रृंगार रस है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जाइए मॉडल पेपर में, आप पांचों के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ठीक है, और इसमें आपके जो भी चार के आपके इजी लगे, मतलब एक दो हो सकते हैं जिसके एग्जाम्पल आपको तो हार्ड लगे, तो आप क्या कीजिए, आप मॉडल पेपर में जाइए, एग्जाम्पल देखिए और जिस भी चार के एग्जाम्पल इजी लगे, ठीक है, वो आप याद कर लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें दो ऑप्शन में आते हैं रस, ठीक है, अथवा करके आता है, तो आपको मतलब पांच में से कोई चार याद कर लीजिए अच्छे से, तो एक ना एक कोई फंस जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले मॉडल पेपर में जाइए, एग्जाम्पल्स देखिए, जो भी इजी लगे उन चार की याद कर लीजिए। अगर मान लो मॉडल पेपर में आपको थोड़ा हार्ड लग रहे हो, याद नहीं हो रहे हो, तो आप क्या करिए, गूगल में जाइए, रस का नाम डालिए, उदाहरण डालिए, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जो भी आपको इजी लगे वो याद कर लीजिए। तो आपको कोई भी चार याद कर लेना है। अब अगर मैं बात करूं परिभाषा की, तो मैं एक परिभाषा लिखता हूं जो आपको जो है इन चारों रसों में, इन सभी रसों में आपको कॉमनली यूज हो जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ एक परिभाषा याद करनी है जो सबके लिए काम कर जाएगी। क्या है परिभाषा, कि जहां पर किसी काव्य, कहानी, कविता आदि को पढ़ने, सुनने तथा नाटक इत्यादि को देखने से मन में जो, अब इसके बाद जो आपका रस हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्थायी भाव लिखना है। ठीक है, अगर इस मालूम में करुण की परिभाषा लिख रहा तो यहाँ पे आप शोक लिख दीजिए, मन में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसे अनुभव विभाव तथा संचारी भाव द्वारा पुष्ट किया गया। ठीक है, वहां पर जिस रस की परिभाषा लिख रहा है, यहाँ पे मैं करुण की लिख रहा, करुण रस होता है। तो एक कॉमन परिभाषा है जो आपकी पांचों रसों में यूज हो जाएगी। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, यहाँ पे स्थायी भाव में चेंज करना है और यहाँ पे रस के नाम पे चेंज करना है, बाकी पूरी परिभाषा आपको सेव रखनी है। ठीक है, तब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये परिभाषा याद कर लेनी है। ठीक है, और ये आपको पांचों में काम कर जाएगी, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका आपको एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे वो लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, स्पष्टीकरण भी लिखना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, परिभाषा उदाहरण लिख देते हैं, स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, तो इससे हमारे नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उदाहरण लिखने के बाद स्पष्टीकरण डालना है और उसमें अनुभव, ठीक है, क्या है, विभाव क्या है। नॉर्मली विभाव में दो चीजें होती हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, इसके अलावा संचारी भाव क्या है, स्थायी भाव तो कॉमन होगा। ठीक है, स्थायी भाव, फिर आपको लास्ट में लिख देना अतः यहाँ पर
डॉट 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 जिस रस के बारे में रस है। तो आपको स्पष्टीकरण में बेसिकली करना क्या है, अनुभाव लिखना है, आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव लिखना है। स्थायी भाव आपका वो ऐसे इन सब के लिए डिसाइड है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल वेरी करेगा। अब ये सब चीजें आपको मिलेगी कहाँ पे, तो जब मॉडल पेपर में जाओगे एग्जाम्पल के नीचे स्पष्टीकरण में सब चीजें लिखी रहती हैं, तो वहां से आप याद कर लीजिए, जो भी एग्जाम्पल आप याद करो उसके लिए याद कर लीजिए। अगर गूगल में देखोगे आप तो गूगल में भी आपको साथ में स्पष्टीकरण मिल जाएगा, तो वहां से आप याद कर लीजिए। स्पष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे दो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें छंद की, तो छंद में आपके 4 चीजें हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई और आपका कुंडलिया, ठीक है। लेकिन जो कुंडलिया का नॉर्मली अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और हार्ड होता है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, आपको दोहा पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है और चौपाई पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले होता है लक्षण। लक्षण तो आप देखिए, लक्षण में तो देखिए इसमें जो है आपकी 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, आप कंपेयर करके एक शॉर्ट नोट से आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट नोट बना के कंपेयर करके। सब में 4-4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अर्ध सममात्रिक है, ये अर्ध सममात्रिक है, और ये सममात्रिक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें जस्ट उल्टा होता है दोहा का, यानी कि इसमें दूसरे और इसमें पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 होती है, ठीक है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो आपको ये 3 चीजें आपको लक्षण में लिखनी है, ठीक है। कंपेयर करके आप ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और 1-2 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उदाहरण लिखना है, तो ठीक है। तो आप एक दोहा याद कर लीजिए उदाहरण के तौर पे, एक सोरठा याद कर लीजिए, एक चौपाई याद कर लीजिए। नॉर्मली जैसे अगर आपको मान लो दोहा जो है रामचरितमानस का याद नहीं है, तो आप जैसे रहीम का अगर दोहा याद हो, या कबीर का दोहा याद हो, सूरदास का, किसी का भी दोहा याद हो, सब चल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चौपाई में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो है जैसे हम एक चौपाई याद करते हैं, जैसे मंगल हवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, ठीक है। तो ये जो है एक चौपाई जो है, ये मतलब इसका एक अगर आप देखेंगे तो ये एक पार्ट है, मतलब इसमें 2 चरण हुए, तो आपको 4 चौपाई मतलब 2 चौपाई लिखनी है, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, इसके बाद एक और चौपाई जो इसके नीचे की है वो और लिखनी है, तब जाके आपके 4 चरण होंगे, जो हम नॉर्मली गलती करते हैं, ठीक है ना। तो हमें चौपाई में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 2 चौपाई लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा सोरठा में मतलब सोरठा आपको एक याद कर लीजिएगा, कोई भी रामचरितमानस का। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखनी है, जब एग्जाम्पल आप लिख दें, इसके बाद आपको ऊपर उसके मात्राएं चढ़ानी है। ये आपके होता है लघु मात्रा, ये होती है दीर्घ मात्रा, ठीक है। तो ये आपको जो एग्जाम्पल के ऊपर, जैसे आपने मंगल भवन लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसे उसके ऊपर चौपाई मात्रा चढ़ा के लास्ट में एक पल कर दीजिएगा 16 मात्राएं, ठीक है। तो आपको ये लक्षण लिखने हैं 2-3, एग्जाम्पल लिखना है, उसके ऊपर मात्रा जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अलंकार। अगर मैं अलंकार में बात करूं तो आपके शब्द अलंकार है 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके अलावा आपके 3 अर्थालंकार, 3-4 अर्थालंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह।
ठीक है। तो अगर नॉर्मली संदेह और भ्रांतिमान है, ठीक है। तो अगर मान लो संदेह का आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब होता है, तो अगर नहीं याद हो रहा तो आप इन 6 के एग्जाम्पल्स और परिभाषा याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी आपको ये चीज करनी, इसमें परिभाषा सबकी थोड़ा अलग अलग होंगी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं होती, एक एक दो दो लाइन की होती है, ठीक है। तो आप ये परिभाषा सबकी दो दो लाइन की लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल का जो भी आपको इजी लगे वो लिख दीजिए। इसमें भी आपको स्पष्टीकरण करना है, ध्यान रखना। स्पष्टीकरण में बेसिकली करना क्या है कि जो आपने मतलब एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, तो वो क्यों है वो अलंकार, वो लिखना है। तो इसमें एक्चुअली होता परिभाषा ही, जैसे अगर मैं एक यमक का अगर देखूं, यमक की परिभाषा क्या होती है यमक अलंकार की, कि जहां पर कोई वर्ड, कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कनक कनकते सौगुनी वाला। तो आप यहाँ पे स्पष्टीकरण में आपको यही लिखना है, यहाँ पे कनक वर्ड दो बार यूज हुआ है और पहले कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ धतूरा है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है। तो जो आपने परिभाषा लिखी उस वही आपको स्पष्टीकरण में लिखना है, बस एग्जाम्पल का यूज करके, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको अलंकार करना है। ध्यान ये रखना है कि आपको रस में स्पष्टीकरण करना है, अलंकार में स्पष्टीकरण जरूर करना है और छंद में मात्रा चढ़ा देना है, ठीक है। इससे आपके एक भी नंबर नहीं घटेंगे। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निबंध, जिसमें हमें कई सारे डाउट्स होते हैं। पहले चीज आज जो डाउट होता है कि कितने पेज का लिखना है, तो आपको निबंध नॉर्मली 3 से 4 पेज का लिखना है, क्योंकि 9 नंबर का होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 पेज का लिख सको, ठीक है। तो आपको 3 से 4 पेज का निबंध लिखना है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें आपको हेडिंग डाल के लिखना है, ठीक है। इसमें हेडिंग डाल के लिखना है और आइडियली आपके निबंध में 5 से 6 हेडिंग होनी चाहिए, जिसमें पहली होगी प्रस्तावना और लास्ट होगी उपसंहार और बीच की 3-4 हेडिंग में जैसे उसके टाइप हुए, प्रकार, ठीक है, कारण, निवारण, लाभ, हानि, ये इन सब के बारे में लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, ध्यान जो सबसे इंपॉर्टेंट रखना है कि रूपरेखा बनानी है। मतलब क्या है कि जैसे आपने निबंध हेडिंग डाली, उसके बाद आपको प्रस्तावना हेडिंग डालने से पहले स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में जितनी भी आपने हेडिंग डाली है, मतलब 5-6 जो हेडिंग डाली है उसको लिखना है आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे आपने मान लो यहाँ पे लिखा कोई भी मान लो मेरे प्रिय कवि, ठीक है, पर निबंध, ठीक है। यहाँ पे आपने निबंध का टॉपिक डाल दिया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रस्तावना डालने के ऊपर आपको 2-3 लाइन छोड़ देनी है खाली, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे डालना है प्रस्तावना और यहाँ पे फिर आपको पूरा अपना निबंध लिखना है। फिर इसका जब निबंध कंप्लीट हो जाए तो फिर जो आपने हेडिंग यूज की हो, 5-6 हेडिंग यूज की हो, उनको आपको यहाँ पे लिख देनी है लाइन से, ठीक है। यही आपकी रूपरेखा होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जैसा कि मैंने इंग्लिश की वीडियो में भी बताया था कि आपको कोट्स का यूज करना है निबंध में, ठीक है। कोट्स मतलब होता है इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे एक तरीके से बोले अगर नारा टाइप का बोल सकते हो, स्लोगन टाइप का, जो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस दिखाता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो भी आप पीवाईक्यू में देख लीजिए बार बार रिपीट हो रहे हो टॉपिक, ठीक है, तो आप 7-8 टॉपिकों का के लिए आप गूगल में जाइए और टॉपिक का नाम डालिए, कोर्स से हिंदी करिए, ठीक है। तो आपको कई सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो आपको 2-2 कोर्स याद कर लेने हर टॉपिक के लिए, ज्यादा बड़े नहीं करने, आधे लाइन के, ठीक है। तो वो आपको जो है काले पेन से लिखना है निबंध में, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जिसके लिए हम पढ़ के नहीं है कोर्स, तो आपको वहीं पे बनाना है, सोचना है, ठीक है, जो उसकी इंपॉर्टेंस दिखाता हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो इस पे आ गया एक निबंध आ गया, अगर मान लो लक्ष्य पर, ठीक है, लक्ष्य जीवन का उद्देश्य, इससे रिलेटेड आ जाए, तो आप इस तरीके की लाइन लिख सकते हो कि लक्ष्य के बिना एक इंसान या एक मानव एक पशु की भांति होता है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, एक लक्ष्य की या उद्देश्य की, इस टॉपिक की क्या दिखा रहा है, इंपॉर्टेंट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको कम से कम एक कोट्स का यूज जरूर करना है, जिससे आपका निबंध थोड़ा अलग लगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो आप निबंध लिखो तो उसका एंड हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव एंड करना है हमेशा, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रदूषण है या जो है आपकी भुखमरी है या बेरोजगारी, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आतंकवाद है, तो जैसे तो आपको हमेशा जो एंड करना है अपना निबंध, उसको हमेशा पॉजिटिव
नोट पे एंड करना है, मोड पे, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका उस पे है प्रदूषण पे, तो आप लास्ट में मतलब इस तरीके से आपको लिखना है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए, वो सब आप निवारण वगैरह में लिख दोगे, ठीक है। फिर आपको लास्ट में लिखना है कि हम सभी को जागरूक होना चाहिए, और यदि हम सब चाहें मिलें हम सब अगर जागरूक हो जाए और हम सब मिलकर अगर कार्य करें, ठीक है, और ठान लें कि हम जो है कम से कम प्रदूषण करेंगे, ठीक है, हम वृक्षों का और जंगलों को बचाएंगे, तो फिर हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव नोट पे मोड पे खत्म करना है, ठीक है, निबंध का हमेशा एंड जो करना है, ठीक है। इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, टीचर पे। इसके अलावा जैसे प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में आपको क्या करना है कि आपको जैसे कोई टॉपिक है तो उसकी आपको हिस्ट्री के बारे में लिखना है, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। जैसे अगर पर्यावरण पे आ गया तो पर्यावरण का अर्थ क्या है, परिधन, आवरण, ठीक है, उसके अर्थ, उसके एक एक वर्ड की मीनिंग, ठीक है, वो आपको लिखना है। हिस्ट्री अगर ऐसे कोई टॉपिक है जिसकी हिस्ट्री है कुछ अगर, तो वो हिस्ट्री आपको लिखनी है, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं करना कि मान लो हम जो कई गलती कर देते हैं कि हम प्रस्तावना में ही पूरा आपका जो मेन चीज है, मेन बॉडी है, उसका टॉपिक सारे मतलब वो पूरा लिख देते हैं प्रस्तावना है, वो नहीं करना। आपको प्रस्तावना में मेन हिस्ट्री वगैरह लिखनी है, उस वर्ड की या उस टॉपिक की डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखनी है आपको निबंध लिखते वक्त, ठीक है, इस तरीके से आपको। और एक चीज मैं अगर बता दूं तो मेरे प्रिय कवि जो भी मैंने बताया था, ठीक है, ये अगर आप देख सकते हो पीवाईक्यू में, तो मतलब 80 to 90% ये एक ऑप्शन रहता है। तो आप इस पे क्या करिए कि जैसे आपने जीवन परिचय याद किए होंगे, ठीक है, उस जीवन परिचय को ही आपको इसमें निबंध में लिखना है, ज्यादातर पूरा लिख देना है, समझे हो, समझ रहे? तो इसके तो आप देखेंगे तो ये आपका अपने आप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको जीवन परिचय याद किया आपने, उसी लेखक के बारे में जीवन परिचय पूरा लिख देना है इसमें, और ये हमेशा मतलब 80 to 90% एक आता है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 आप निबंध पढ़ सकते हो, मतलब मॉडल पेपर वगैरह से 2-3 आप पढ़ लीजिए, उनकी हेडिंग वगैरह या मतलब उनकी हेडिंग देख लीजिए, माइंड में रख लीजिए, उससे आप बना के लिख सकते हो, ठीक है, बाकी इजी होता है। इसके अलावा इसे लास्ट है जो आपका टॉपिक वो है आवेदन पत्र। ज्यादातर आवेदन पत्र जो आता है वो आपका आता है हिंदी प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति के लिए ही आता है, ठीक है, या कोई नियुक्ति के लिए आता है। तो उसमें आपको क्या लिखना है, बेसिकली आपको सेवा में, जैसे अगर विद्यालय में नियुक्ति के लिए है तो श्रीमान प्रधानाचार्य करके, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय करके, ठीक है, फिर यहाँ पे महोदय, फिर सविनय निवेदन है, फिर ठीक है, आपको थोड़ा अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि जैसे आपने कौन कौन सी डिग्री की है, बीए डिग्री, मैंने बीए की डिग्री हासिल की है इस वर्ष में, एमए की डिग्री हासिल की है, पीएचडी की है, ठीक है। इसके बाद आप ये लिख दो कि मैंने आपका अखबार में इश्तिहार पढ़ा था कि आपको हिंदी के टीचर की जरूरत है, और मुझे लगता है कि मैं आपकी सारी उस पद की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और मतलब आप लिख दो कि मैंने पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और मेन चीज आपको क्या करना है कि आपको एक टेबल टाइप की बनानी है, जिसमें जो है आपको आप मतलब आपकी हाई स्कूल की परसेंटेज लिख सकते हो, कौन से स्कूल से किया, ठीक है, स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है, कौन से सन में किया है, ठीक है, कितनी परसेंटेज बनी, प्रतिशत, ठीक है। फिर आपको 12वीं का लिखना है ये पूरा बायोडाटा, ठीक है। इसके बाद बीए, एमए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक टेबल टाइप की बनानी है आवेदन पत्र में, मैं नहीं होती है मतलब, जिससे आपको उसमें मतलब, ठीक है, ये सब आपको लिखना है 10-12 में, आप अपने मन से बना के परसेंटेज वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बना के लिखना है। आप 1-2 बार जो मॉडल पेपर फॉर्मेट देख लीजिए, और ज्यादातर इसी का आता है कि हिंदी के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु, तो वो आप एक याद कर लीजिए, उससे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिंदी व्याकरण की निबंध की तैयारी करनी है, कैसे लिखना है वो मैंने बताया, रचना अलंकार की तैयारी कैसे करना है वो मैंने बताया, ठीक है। और इसके अलावा आपको बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है, उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर जैसे अब जो है चूंकि सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी मैंने बता दी है लगभग, तो अब मैं जो हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो में डालूंगा, ठीक है, उनको सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।